शहादत के बाद में आप सूरत हाल को मजीद कितना ख़राब होता देख रहे हैं? जी देखें, जहाँ तक फ़लस्तीन की बात है, अब वो लफ्ज़ ख़राब होने से भी बात आगे निकल गई है। आई मीन डेथ की अगर आप तादाद देखिए तो वो 1 लाख को क्रॉस कर नहीं है। कोई बिल्डिंग वहाँ पे जो है वो सही सलामत नहीं खड़ी है, बुरी हालत है, खुराक की किल्लत है, खुराक तो छोड़िए पानी की किल्लत है, और बीमारियाँ फैल रही हैं, डिजीजेज हैं, कोई इलाज नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, और इसके ऊपर फिर सितम ये कि जो एक्शन है इसराइल का वो जारी है, और इसके साथ साथ उनको वहां से एग्जिट करने की भी इजाजत नहीं है। तो ये अलमिया तो शायद ऐसा कभी भी नहीं हुआ। ये तो वॉर क्राइम्स में भी ऐसा नहीं होता। वॉर क्राइम्स में भी जब वॉर जोन्स के अंदर एग्जिट अवेलेबल होता है, स्पेशली सिविल पॉपुलेशन के लिए अवेलेबल होता है। तो ये एक बहुत एक सीरियस अलमिया है, और जो इंटरनेशनल कंसाइंस है वो इस पे बिल्कुल चुप है। सिर्फ बयानात आते हैं, इवन सही तरह से रेजोल्यूशन भी नहीं आती यूनाइटेड नेशन की, और उन बयानात को मजीद जो है उन पे बात होती है और फिर बात खत्म हो जाती है। तो ये इसी वजह से मैं कह रहा था कि ये जो अब कल वाले वाकया के बाद जो अब इसका जो पिवट है वो अब ईरान की तरफ शिफ्ट कर गया है। अब ईरान कैसे रिएक्ट करता है इस पे डिपेंड करता है कि गजा में और पैलेस्टीन में इन जगहों का जो है आगे ये कैसे यहाँ पे सिचुएशन जो है वो डेवलप करेगी। इस सारी सिचुएशन जो है अब वो ईरान पे डिपेंड करती है, और मुझे ये लगता है कि ईरान का अब जो स्टैंस है वो काफी एग्रेसिव होगा। ठीक, तो आबिद साहब, दो बड़े हमले, इन दो बड़े हमलों का जो बैरूत में हमला हुआ था जिसमें फवाद शुक्र को निशाना बनाया गया, हिजबुल्लाह के रहनुमा को, फिर ये हमास के सरबराह इस्माइल हनिया को निशाना बनाया गया, इन दो बड़े हमलों का रद्दअमल भी आता देख रहे हैं आप फौरी? जी बिल्कुल, मैं इनका रद्दअमल आता हुआ देख रहा हूँ, क्योंकि देखिए ये जो इसराइल है वो ये समझता है कि ये एक प्रॉक्सी वॉर है जो कि ईरान कर रहा है थ्रू इन सेगमेंट्स के थ्रू कर रहा है, और उसकी जो नेबरिंग स्टेट्स हैं या जो उसका रिंग ऑफ द ज्योग्राफी बनता है उसके अंदर ये कर रहा है। तो जब अब ईरान ही टारगेट हो गया, ईरान की सरजमीन पे उनका जो मेन जो उनकी आप कह लीजिए कि इस मोमेंटम को कायम रखने वाली शख्सियत थी, उसको टारगेट करके टारगेट किलिंग में मार दिया गया, तो अब तो ईरान का जो रिएक्शन है वो बहुत स्वेयर होगा। और ये सारे के सारे जो सेगमेंट्स हैं ये आई थिंक मुझे लगता है कि ये बहुत एग्रेसिवली अब कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी जिसमें शायद अगर इंटरनेशनल पावर्स ने इसको सही तरीके से इंटरवेन ना किया तो ये सिचुएशन मुझे मजीद खराब होती हुई नजर आ रही है। तो आपने इंटरनेशनल पावर्स की बात की, वेस्टर्न पावर्स की बात की, अमेरिका की बात की, ये आपको लगता है अब मजीद प्रेशर डालेंगे इसराइल पर? क्योंकि इसराइली जो नेतन्याहू है प्राइम मिनिस्टर, वो ये मुसलसल कहते हुए आ रहे थे कि जो हमास की लीडरशिप है उसके खात्मे के बाद में मैं जंग ख़त्म कर दूंगा। तो अब उन पर प्रेशर आएगा जंग के खात्मे का? जी मुझे लगता है ये इसराइल पे तो प्रेशर नहीं डालेंगे, लेकिन इसराइल के लिहाज से ईरान पे प्रेशर डालेंगे कि आप इसको रिस्पॉन्ड ना करें, या आपका रिस्पॉन्स जो है वो बहुत कैलकुलेटेड या बहुत मय्यड हो, और वो भी मोस्ट ऑफ द इंटेंशन जो है वो डिप्लोमेटिक हो, तो वो काफी है। तो मुझे लगता है कि ये ईरान पे प्रेशर डालेंगे, लेकिन अब देखने की बात यह है कि ईरान क्या इस प्रेशर को पहले तो वो लेता आ रहा है, क्योंकि जितने वाकयात आपने भी बयान किए वो उनको ईरान जो था वो उस प्रेशर को लेता रहा, और वो उस पे उस तरह से रिएक्ट नहीं करता रहा जिस तरह वो रिएक्ट करने की बात करता था। लेकिन इस वाक़े के बाद मेरी राय ये है कि शायद ईरान के लिए अब जो इस प्रेशर को लेना मुश्किल हो जाएगा, और क्योंकि उसका जो इंटरनल प्रेशर है और जो उसकी जो इंटरनल पॉलिटी है, क्योंकि अब इसमें उसकी जो रिलीजियस सेगमेंट है, उसका जो पॉलिटिकल सेगमेंट है, दोनों का रिएक्शन इस वक्त ईरान में बहुत स्ट्रांग है टू रिटेलिएट एंड टू गिव अ रिस्पॉन्स ऑफ दिस अटैक जो कि कल हुआ है। ठीक, तारिक रशीद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, सीनियर तज्ज़ियाकार, उनसे भी इस बारे में बात करेंगे। तारिक साहब, जो जंग सिमटने की बातें हो रही थी, जंग बंदी की मुज़ाकरात की बातें हो रही थी, इस शहादत के बाद, इस हमले के बाद में आपको लगता है जंग मजीद फैलेगी? जी देखिए, मेरा ख्याल है जरूर फैलेगी, कि जंग में जो दो मुल्क इन्वॉल्व होते हैं उन दोनों की मर्जी से देखिए जंग बंदी हो सकती है। वो कहते हैं इट टेक्स 1 टू स्टार्ट एंड 2 टू मतलब वाइंड इट अप। तो ये जंग जब स्टार्ट एक मुल्क तो कर सकता है, लेकिन उसको खत्म करने के लिए दोनों ममालिक को मिलकर उसमें एफर्ट या उनकी रजामंदी होती है। अब अगर हमास चाहे भी, ईरान चाहे भी और इसराइल नहीं चाह रहा, तो जंग बंद हो नहीं सकती।
और जब आप इस एक ऐसे सेंसिटिव मौके पे कि वहाँ पे उनकी सदर की हल्फबरदारी की तकरीब हो रही है, बाहर से मेहमान आए हुए हैं, तो ये सारे आर्मी असूलों के खिलाफ है। और लेकिन इसमें जैसे हमने देखा इस वक्त जो रियलिटी वर्ल्ड की यही है कि माइट इज राइट है। इसराइल को सारे मतलब मोस्टली वेस्टर्न कंट्रीज की और स्पेशली अमेरिका की और यूके की पूरी हमायत हासिल है, और ये इरा है टेक्नोलॉजी का, उन्होंने इसको इस्तेमाल किया है और इनको वहां टारगेट किया है। अब इसमें ईरान का जो है जो भी है रिस्पांस तो एक बनता है और आई थिंक वो देंगे, लेकिन वो पहले भी एक रिस्पांस एक दफा दे चुके हैं, उस पर इसराइल से अटैक वगैरह कर चुके हैं। और इसमें मतलब समझने की बात यह है कि देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू हैविंग ए क्रेडिबल डेटरेंस, जैसे पाकिस्तान के पास अल्हम्दुलिल्लाह है। और दूसरा दुश्मन जुर्रत नहीं कर सकता कि अगर हमने किया तो हमें वहां घुस के ये मारेंगे और हमें उससे ज्यादा डैमेज करेंगे जितना हम इन पे कर सकते हैं। अगर ईरान के पास इस किस्म की क्रेडिबल कोई डेटरेंस है तो उसे जरूर इसको इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप क्या समझते हैं तारिक रशीद साहब, दो बड़े हमले हुए हैं, इन दो बड़े हमलों का फौरी तौर पर रद्द-ए-अमल भी सामने आएगा? ये देखिए, अब ये तो टाइमिंग की बात है। फिलहाल तो वो मसरूफ है अपने सदर की, वहाँ काफी सारे डिग्नेटरीज आए हुए हैं और इन्हें बड़ा सोच समझ के कैलकुलेटेड रिस्पांस देना होगा। और वो रिस्पांस ऐसा होना चाहिए कि जितनी इनकी भी सुबकी हुई है या उन्होंने नुकसान पहुंचाया, इससे ज्यादा अगर वो नुकसान पहुंचा सकते हैं कंपैरेटिवली, फिर तो रिस्पांस का फायदा है। और अगर वैसे ही मतलब कोई ऐसा खाना पूरी करनी है तो उसका तो कोई फायदा नहीं होता। ठीक। अच्छा, आप क्या समझते हैं मसूद पेज़ेशकियान पर ओहदा संभालने के बाद में कितना बड़ा चैलेंज सामने आया? डायलॉग रिफॉर्म्स की जो बातें होती थी, बातें वो कर रहे थे, इसी बेस पर उनको वोट भी पड़ा है और अब फौरी तौर पर ये किस तरह आप समझते हैं वो उसको रिस्पॉन्ड करेंगे, रिटेलिएट करेंगे इसका? देखिए, वो वोट तो देखिए एक अपना एक प्रोसेस है और अनफॉर्चुनेटली देखिए इनके सदर साहब भी एक हेलीकॉप्टर के हादसे में मारे गए और उसकी भी इन्वेस्टिगेशन अब तक चल रही है। और उससे पहले इनके एक जनरल को टारगेट किया गया इराक के अंदर। तो मतलब एक किस्म की ये कांस्टेंट एक इनके अंदर और स्टेट ऑफ आप कहने अनईजीनेस है इनके और इजराइल के दरमियान। तो रिस्पॉन्ड ये जरूर करेंगे, चैलेंज है जाहिर है। सदर साहब उन्होंने हल्फ उठाया और उसके साथ ही चैलेंज बन गया है। तो ये ईरान के लिए एक मतलब टेस्ट सिचुएशन बन गई है। मेरा अपना ख्याल है कि ईरान रिस्पॉन्ड जरूर करेगा और अगर वो रिस्पॉन्ड जैसे उन्होंने करना है उसमें वो थोड़ी सी ऐसे अपनी तमाम वर्किंग को करके और ऐसा रिस्पॉन्स शो करें कि आइंदा इजराइल को जरूरत ना हो कि वो दोबारा आके इस किस्म की कार्रवाई कर सके। फिर तो मतलब जैसे मैंने पहले कहा बात समझ आती है। और अगर इस तरह से नहीं कर सकते तो पूरे उन्हें एक सूटेबल किसी सिचुएशन का इंतजार करना चाहिए, बट रिस्पॉन्ड लाजमी करना चाहिए। इस वाक़े के बाद ऐसा लग रहा है कि जंग मजीद फैलेगी। आप क्या समझते हैं तारिक साहब, वेस्टर्न पावर्स और अमेरिका आगे आएंगे जंग को मजीद रोकने के लिए, प्रेशर डालेंगे इसराइल पर? देखिए, ये जो इसराइल ने किया है मतलब इसमें मेरे अपने ख्याल में तो पूरी उसको आशीर्वाद हासिल है, स्पेशली अमेरिका की। वहाँ यहूदी लॉबी बहुत स्ट्रांग है, चाहे वो डेमोक्रेट्स हों रिपब्लिक हों, वो मतलब सारे इसराइल को सपोर्ट करते हैं। तो इसराइल ने भी बहुत सोच समझ के ये अपना किया होगा और उसका पूरा उन्होंने इसका तमाम रिएक्शन वगैरह को गेज किया होगा। तो ये जो हुआ है, इसराइल अकेले ऐसा डिसीजन नहीं ले सकता, उसमें जरूर कॉन्सेंट होगी उसको बाकी बड़ी ताकतों की भी। और ये मैं समझता हूँ ऐसा इसने किया है उनके आशीर्वाद से। अब मुसलमानों को भी देखें चाहिए, मुसलमानों को भी चाहिए कि अगर वहाँ पे एक मुसलमान मुल्क ये है, हमारा OIC है, अरब लीग है, GCC है, तो इन्हें भी चाहिए कि इसको फ़लस्तीन की कॉज को सपोर्ट करें। बट साथ साथ देखिए फ़लस्तीन में अपने भी बहुत सारे मसाइल हैं, उनके कई ग्रुप्स हैं, उन ग्रुप्स को भी चाहिए कि यूनाइट हो और